गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का कोर्स क्या है। इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स के टूटने पर, किसी कोवेलेंट बॉन्ड के सहसंयोजक बंध के टूटने पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को दिखाने का क्या तरीका होता है, एरोस से हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को किस तरह से दिखा सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। घुमावदार तीर प्रतीक, इलेक्ट्रॉनों की गति का तीरों द्वारा प्रदर्शन, आधे सिर व 2 सिर वाले तीर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समांश और विषमांश बंध विदलन, होमोलिटिक और हीट्रोलिटिक फिशन। कोई कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो वो किस तरीके से टूट सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ये समांश और विषमांश बंध विदलन में हम जानेंगे। नेक्स्ट है अभिकर्मकों के प्रकार। रिएजेंट्स, केमिकल रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आप छोटी क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का चिंतन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एनर्जी की क्या इम्पोर्टेंस होती है और एनर्जी किस तरीके से रिएक्शन को कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है क्रियाशील मध्यवर्ती, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसमें हम कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइंस और नाइट्रीन, ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबिलिटी किस तरीके से तय की जाती है और रिएक्शन में ये कौन सी तरीके के रिएक्शंस देते हैं, ये सब हम इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। मध्यवर्ती एवं अनआयनिक स्पीसीज़ पर फॉर्मल आवेश का दर्शाना, फॉर्मल चार्ज किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ। रिएक्शन मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये हम किस तरीके से किन विधियों से पता कर सकते हैं, ये हम 2.8 में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि प्रदर्शन में तीरों का महत्व। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जिन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में हम स्पेसिफिकली कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली सहसंयोजक कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में आपको पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और जो एक सहसंयोजक बंध होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो 2 परमाणुओं के बीच में, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। इस बॉन्ड में जो दोनों एटम्स होते हैं, दोनों परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं, वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस तरीके से वो बॉन्ड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी बॉन्ड टूटता है, कोई भी कार्बनिक रिएक्शन होता है, कार्बनिक अभिक्रिया होती है, तो जो पहला स्टेप है वो है रिएक्टेंट्स के बॉन्ड का टूटना। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु के ऊपर जाएगा, किस एटम के ऊपर जाएगा, ये दिखाने का तरीका है एरोज। ये देखिए, यहाँ पे ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये ए, ये बी, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें से एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूट के किस एटम के ऊपर जाएंगे, ये दिखाने का तरीका है तीर। ये बॉन्ड टूटा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के ऊपर चले गए। हम इस तरीके से तीर से दिखाते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स में से बी एटम के ऊपर चले गए।
जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी एटम की तरफ चले गए तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ देखिए, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। रासायनिक क्रियाविधियों में, अभिक्रियाओं में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, मैकेनिज्म में पूरे तीर वाला, जो पूरे घुमावदार तीर वाला जो एरो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के ट्रांसफ़र को दिखाता है। और जिस तरफ से, जहाँ इसका एंड होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और जहाँ इसका सिर होता है, हेड होता है, इस तरीके का साइन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के ऊपर जाके स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। दूसरा है आधे सिर वाला तीर। ये देखिए, ये है आधे सिर वाला तीर, इस तरीके से चला और ऐसे रुक गया। पूरे सिर वाले तीर का मतलब यूं चल के ये, और आधे सिर वाला तीर एक तरफ यहाँ से यहाँ चला और सिर्फ आधा उसमें सिर है। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड टूटा है उसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ गया है और एक इलेक्ट्रॉन जहाँ था वहीं पे रह गया। ये देखिए, ये प्रोडक्ट बना, दो इलेक्ट्रॉन्स में से पाई बॉन्ड टूटा, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पे चला गया। दो सिर वाले तीरों का प्रदर्शन अनुनाद दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तब भी हम दो सिर वाला तीर बनाते हैं। इस तरीके का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इस तरीके का साइन हम बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है, ये देखिए, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनाद के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ये एक कार्बोकेटायन है, प्रोपाइल कार्बोकेटायन। इसमें देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है C1 और C2 के बीच का, ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स C2 और C3 के बीच में आ गए और C1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये दोनों इस प्रोपीन कैटायन की, कार्बोकेटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाने का तरीका है ये डबल हेड वाला तीर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोलिटिक और हीट्रोलिटिक फिशन के बारे में। ये तीर वाली बात मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है बॉन्ड्स का टूटना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। जब एक बॉन्ड टूटता है, दो एटम्स के बीच में जब एक बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को दिखाने के लिए दो तरह के तीर, दो तरह के एरोज़ को हम यूज़ करते हैं। जब हम इस तरीके का एरो यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स इस वाले एटम के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। मतलब बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों बी के ऊपर ट्रांसफ़र हुए, ए के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये है डबल हेड वाले एरो के बारे में। सिंगल हेड वाला एरो जब हम यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ हम सिंगल हेड वाला जब एरो यूज़ करते हैं तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, आपको पता है हर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, इस बॉन्ड के दो में से एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर आ गया। अगर हम ए पे भी इस तरीके का यूज़ करते हैं, इस तरीके का एरो, सिंगल हेड वाला एरो यूज़ करते हैं, तो इन दो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर जाता है, और जो रिज़ल्ट हमको मिलता है वो ये है, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये तो हुआ तीर की बात। और इसी तरीके से एक और तीर होता है दो सिर वाला तीर। इसका मतलब होता है कि यहाँ और यहाँ जो दो स्पीसीज़ लिखी हुई हैं वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनाद में अनुनादी संरचनाओं को दिखाने के लिए हम इस वाले तीर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है समांश और विषमांश बंध विदलन, होमोलिटिक एंड हीट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में
स्टार्ट होने में मेनली दो तरीके के स्टेप्स होते हैं, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक है रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बॉन्ड्स का टूटना, और दूसरा नए बॉन्ड्स का बनना और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का बनना। फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स बनेंगे। इसलिए किसी भी रिएक्शन के पूरा होने में सबसे पहला स्टेप है कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना या उसका विखंडन होना या उसका ब्रेकेज होना। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है दो एटम्स के बीच में साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म का होना, एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली कार्बन की केमिस्ट्री होती है। इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक कॉमन सामान्य कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड का एक एटम कार्बन है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं, और दूसरा कोई भी एटम हो सकता है। इन दोनों C और A के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन C देता है और एक इलेक्ट्रॉन A देता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो पहला स्टेप है बॉन्ड का टूटना, C और A के बीच के बॉन्ड का टूटना। अब ये बॉन्ड का टूटना दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं समांश विखंडन या होमोलिटिक फिशन, होमोलिसिस। समांश आपको शब्द से ही लगेगा, एक जैसा अंश, मतलब जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के ऊपर चला जाता है। यहाँ देखिए C और A के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा। इस बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन A के ऊपर चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन C के ऊपर चला गया। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम सिंगल हेड वाला एरो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं और जहाँ ये इलेक्ट्रॉन रुकता है वहाँ तक ये सिंगल हेड वाला एरो यूज़ करते हैं। इसका जो रिज़ल्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो ये बना, कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड और A के ऊपर एक बॉन्ड। इस तरह से बने हुए एटम या ग्रुप, ये देखिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, और इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। C के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, A के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, और जो भी स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा कम होती है, उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा कम होता है। इन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। जिन स्पीसीज़ के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इनको हम मुक्त मूलक कहते हैं। ये कार्बन मुक्त मूलक है और ये A मुक्त मूलक है। यहाँ देखिए कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन मुक्त मूलकों की संरचना और स्थायित्व, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। ये देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस कार्बन के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। हम उसी कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में ये हम इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। यहाँ पे 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो s का एक इलेक्ट्रॉन p के खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है।
2s में एक इलेक्ट्रॉन और तीनों p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ अब हम संकरण की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन के ऊपर मुक्त मूलक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण में एक s और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। एक s और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। ये देखिए, ये दिखाया है संकरण को। एक s और 2 p ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। संकरण हो गया। संकरण होने के बाद, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स ने भाग लिया था, आपने छोटी क्लासेस में आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए हैं, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उतने ही नए संकरित कक्षक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स ने भाग लिया था संकरण में, इसलिए 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, जिन तीनों की एनर्जी बिल्कुल एक समान है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद, संकरण के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस कार्बन का, वो ये है कि इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित pz ऑर्बिटल है, जिसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका संरचना देखिए। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आप सभी को पता है कि जब sp2 संकरण होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ये समतल होते हैं, प्लेनर होते हैं, ट्राइगोनल होते हैं। यहाँ pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है आपको। तो हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं? C के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये इसके 3 सिग्मा बॉन्ड। ये है कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में आपको कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये 3 संकरित कक्षकों से सिग्मा बॉन्ड बने और ये pz ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी। कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को 2 फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, 2 कारक प्रभावित करते हैं। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जो पहला कारक है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्रेरण प्रभाव। ये आप छोटी क्लासेस में प्रेरण प्रभाव के बारे में पढ़ के आए हैं। कोई भी एटम या ग्रुप अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचता है या खुद से दूर भेजता है, इसको हम कहते हैं प्रेरण प्रभाव। अगर कोई एटम या ग्रुप बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर भेजता है, रिपेल करता है, तो हम कहते हैं इसमें +I इफ़ेक्ट है। और अगर कोई ग्रुप या एटम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, तो हम उस ग्रुप या एटम को हम कहते हैं कि इसका -I इफ़ेक्ट है। जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका +I इफ़ेक्ट होता है, मतलब वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर रिपेल करते हैं। इसलिए जो फ्री रेडिकल होते हैं, कार्बन का जो फ्री रेडिकल होता है, उस पर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे वे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन की तरफ, कार्बन फ्री रेडिकल की तरफ भेजेंगे और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। इस फ्री रेडिकल के बारे में बात करें। ये जो कार्बन है, जो फ्री रेडिकल है, इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कोई भी ऐसा कारक जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देता है, वो इसको स्थायी बना देगा। याद रखिए, कोई भी ऐसा कारक जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देता है, वो इस स्पीसीज़ को ज़्यादा स्थायी बना देगा। अब एल्काइल ग्रुप के ऊपर +I इफ़ेक्ट होता है। यहाँ +I इफ़ेक्ट को दिखाया गया है। ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। CH3 ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजता है, मतलब इस कार्बन की तरफ धकेल देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ खिसके हुए रहेंगे,
जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कार्बन फ्री रेडिकल जितने ज़्यादा एल्काइल्स ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ही कम होगी और उसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है जो तीनों H से जुड़ा हुआ है। H का प्लस आई माइनस आई कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ सेकंड में इथाइल फ्री रेडिकल में एक H को हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, एक H को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन की थोड़ी सी कम हो गई। नेक्स्ट में इसे देखिए, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ के एक और H को हमने CH3 से रिप्लेस कर दिया। अब दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहे हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन न्यूनता इसकी कम हो गई और इसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह इस कार्बन को देखिए, ये एक टर्शरी कार्बन है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है। इस पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये तीनों मिथाइल ग्रुप अपने अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी कम हो गई। इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी थी वो थोड़ी सी कंप्लीट हो गई, इसलिए ये और ज़्यादा स्थायी हो गया। अगर हम स्थायित्व का क्रम देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, तो टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे कम स्थायी CH3 फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये तो हुआ पहला कारक जो इसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। दूसरा कारक है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। अति संयुग्मन क्या होता है? देखिए, अति संयुग्मन को हम एक तरीके का अनुनाद कह सकते हैं, रेजोनेंस कह सकते हैं। इस रेजोनेंस में बीटा हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। जिस स्पीसीज़ में बीटा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे वहाँ अति संयुग्मन नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब बीटा हाइड्रोजन होते क्या हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये यहाँ पे समझिए। देखिए, जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए सारे कार्बन्स बीटा कार्बन है। यहाँ पे एक ही कार्बन इस वाले फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी की इसकी 2 वैलेंसीज H से जुड़ी हुई हैं। तो ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बीटा कार्बन, एक बीटा हाइड्रोजन, दूसरा बीटा हाइड्रोजन और तीसरा बीटा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन सिर्फ उन्हीं स्पीसीज़ में हो सकता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं इथाइल फ्री रेडिकल को, जो कि एक प्राइमरी फ्री रेडिकल है। ये इथाइल फ्री रेडिकल है। इससे हम समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक प्रकार का अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब हम तीरों की एरोस की बात कर रहे थे, ये डबल हेडेड एरोस हम अनुनादी संरचनाओं को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, इसलिए हमने डबल हेड वाला एरो यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए, अति संयुग्मन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन माने समांश विखंडन। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका समांश विखंडन हुआ। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला गया। अब देखिए, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का जो पहले से इलेक्ट्रॉन था फ्री रेडिकल का, उन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट चुका है और इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया।
इसकी नेक्स्ट अनुनादी संरचना ये वाली है। यहाँ इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, फिर से होमोलिटिक फिशन हो रहा है, समांश विखंडन हो रहा है इस बॉन्ड का भी। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे आएगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ने मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये देखिए। और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना इस हाइड्रोजन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में जो तीसरा बीटा हाइड्रोजन है उसका भी होमोलिटिक फिशन हुआ। यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे गया, एक इस कार्बन पे गया। इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ने ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो जो इथाइल फ्री रेडिकल था उस पे 3 बीटा हाइड्रोजन्स हैं और इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। जो इथाइल फ्री रेडिकल था उसका एक और हाइड्रोजन CH3 ग्रुप से हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इस आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल में अब 6 बीटा हाइड्रोजन्स हैं। देखिए, इस कार्बन से, जिसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, उससे ये वाला कार्बन जुड़ा है तो ये बीटा कार्बन, और ये कार्बन जुड़ा है तो ये भी बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, बीटा हाइड्रोजन्स, और इस बीटा कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन्स हैं। टोटल हो गए 6 बीटा हाइड्रोजन्स। ये सभी 6 बीटा हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, अति संयुग्मन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इथाइल में हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले थे। नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। जब इथाइल का दोनों हाइड्रोजन्स मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं तो बनता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये 3 हाइड्रोजन्स बीटा हाइड्रोजन है, ये 3 भी और ये 3 भी, तो टोटल यहाँ हुए 9 बीटा हाइड्रोजन्स। और 9 बीटा हाइड्रोजन्स में अनुनादी संरचनाएं भी ज़्यादा बनेंगी, 10 अनुनादी संरचनाएं इसमें बनेंगी। आपको ये बात छोटी क्लासेस में पता है कि जिस कंपाउंड की या स्पीसीज़ की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ आपने देखा टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो प्रेरण प्रभाव और अति संयुग्मन दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, और इन दोनों को ही जब हमने यूज़ किया तो हमें पता चला कि टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे कम स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल। कोवेलेंट बॉन्ड्स के होमोलिसिस से हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और उससे होने वाले रिएक्शंस को हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ये चेन रिएक्शंस होते हैं, और इन रिएक्शंस को करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, या ऊर्जा विकिरण हमें चाहिए होता है, Hµ से जो हम कहते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर या Hµ, और इसके अलावा हम पर ऑक्साइड्स को भी यूज़ करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट्रोलिटिक फिशन या हीट्रोलिसिस। जब किसी कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज इस तरीके से होता है कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं उनमें से किसी एक एटम के पास चले जाएं, पूरे के पूरे, तो हम इसे कहते हैं विषमांश विखंडन। ये जब होता है जब 2 इस तरीके के एटम्स जुड़े हुए होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता में डिफरेंस होती है। विद्युत ऋणता में डिफरेंस होती है, तो जिस एटम का विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास चले जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है,
दोनों इलेक्ट्रॉन x के ऊपर चले जाएंगे। x पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर x पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ हम इस कार्बन को कार्बोकेटायन कहते हैं। पहले इसे कार्बोनियम आयन कहा जाता था, पर अब कार्बोनियम आयन वर्ड यूज़ नहीं करते और इसे हम कार्बन का कैटायन कार्बोकेटायन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी संरचना और इसका स्थायित्व। संरचना यहाँ फिर से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और C प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और दो p ने भाग लिया संकरण में। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो स्थिति है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने और एक खाली pz ऑर्बिटल। ये कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए 120 बॉन्ड एंगल और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, समतलीय होता है। यहाँ फिर से इसके स्थायित्व को वही दो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं जो हमने फ्री रेडिकल में देखे थे, प्रेरण प्रभाव। क्योंकि फ्री रेडिकल में भी आपने देखा था कि कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कार्बोकेटायन में भी इलेक्ट्रॉन न्यून है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो भी फैक्टर इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देगा वो इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। मिथाइल ग्रुप अभी बताया था, प्लस आई इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा। जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे या एल्काइल ग्रुप होंगे, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ही कम होगी और स्थायित्व उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल और मिथाइल सबसे कम स्टेबल। नेक्स्ट अनुनाद या अतिसंयुग्मन, जैसा फ्री रेडिकल में पढ़ा था सेम उसी तरीके से है। उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बीटा हाइड्रोजन एटम्स का। जितनी ज़्यादा अतिसंयुग्मन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। जैसा फ्री रेडिकल में हमने बताया था उसी तरीके से यहाँ भी टर्शरी ब्यूटाइल में क्योंकि 9 बीटा हाइड्रोजन्स हैं इसलिए सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टर्शरी के बनेंगे और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ एक चीज़ और काम में आती है, वो है अनुनाद। आप सभी लोग अनुनाद के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एलाइल कार्बोकेटायन है। यहाँ C और C के बीच में डबल बॉन्ड और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस में पूरा का पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफ़र होता है पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है। पाई बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में से ट्रांसफ़र होके पॉजिटिव वाले कार्बन और बीच वाले कार्बन के बीच में आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो एलाइल कार्बोकेटायन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला और ये वाला। इसी तरह बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल ग्रुप हम कहते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है उसे हम बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देगा। ये देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो प्लस चार्ज इधर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 4। इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के अगर CH2 में से एक हाइड्रोजन को फिर से हम C6H5 से रिप्लेस कर दें तो हमको एक और कार्बोकेटायन मिलता है जिसमें अनुनादी संरचनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
7 अनुनादी संरचनाएं होंगी और अगर दोनों हाइड्रोजन्स को C6H5 ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो इस कार्बन से 3 C6H5 ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे और 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। इस तरह जैसे जैसे अनुनादी संरचनाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ये हमने आज फ्री रेडिकल्स और कार्बन फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बाकी के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, एराइन और कार्बीन। थैंक यू।